सो क्लास 10th, वेलकम बैक अगेन। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पावर के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का कमर्शियल यूनिट और हीटिंग इफेक्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक आज आपको पढ़ना है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट की बात कर लेते हैं क्लास 10th। तो हम क्या करते हैं कमर्शियल यूनिट में, क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग जो हमारे घरों में बिल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस जो बिल आता है उसको पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट जो करते हैं वो किस चीज़ का करते हैं, जो एनर्जी हम हमारे घर में जो करंट आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है, हम उसका पेमेंट करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे ये होता है, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे हम उसकी बिलिंग कर रहे हैं, है ना, कैसे हम उसकी बिलिंग कर रहे हैं, कैसे हम उसका पैसा निकाल रहे हैं। तो एनर्जी कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े इसके पहले वीडियो में क्लासेस में क्या, कि पावर का क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क कौन रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो अगर हमको निकालना है और हम लोग ये चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास 9th वगैरह में भी, कि जितनी हमारे पास एनर्जी होती है उतना ही हम वर्क करते हैं, या रिवर्स भी ट्रू है, जितनी हमारे पास जितना हम वर्क करते हैं उतनी ही हमारी एनर्जी भी कंज्यूम होती है ना। क्या मैंने कहा कि जितनी हमारे पास एनर्जी होती है उतना ही हम वर्क करते हैं, या फिर जितना हम वर्क करते हैं उतनी ही हमारी एनर्जी भी कंज्यूम होती है। तो हमको क्या करना है, जितनी हमें एनर्जी कंज्यूम की है उसकी बिलिंग करनी है। कितना हमको कैलकुलेट क्या करना है, कितनी हमने एनर्जी कंज्यूम की। तो वी कैन राइट दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम, है ना। जितना वर्क डन इलेक्ट्रिकल डिवाइस करेगा उतना ही एनर्जी क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा। तो वी कैन राइट पावर इज इक्वल्स टू, या कौन सी एनर्जी की हम लोग बातें कर रहे हैं, या हम लोग बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग पढ़े थे क्लास 9th वगैरह में वर्क एनर्जी में बहुत टाइप की एनर्जी हमारे पास होती है। तो यहाँ किस एनर्जी की हम लोग बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो अगर हमको ये निकालना होगा कि हमारा कोई भी डिवाइस हमारे कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो अगर हम उसके पावर को और उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें कि कितने पावर का डिवाइस है और कितना टाइम तो उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या निकाल देंगे, कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा पावर होगा वो किस में होना चाहिए, किलो वॉट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ अवर डिवाइस इज नोन एज किलो वॉट आवर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे घरों में 100 वॉट का एक बल्ब है, तो 50 वॉट का फैन है, या किसी और वॉट का कुछ और है, तो बहुत सारे वॉट के हमारे अलग अलग डिवाइसेस है। फ्रिज है 220 वॉट का, या अलग वॉट के डिवाइस वर्क कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग निकाल कर तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ ऐड अप कर देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद जो हमारे वॉट आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वॉट में। तो जो हमारे पास टाइम है, कितने घंटे चला रहे हैं, मिनट चला रहे हैं, सबको एक टाइम में लेके एक स्लॉट में लेके आ जाएंगे। तो एक स्लॉट में लेके आए, किस में लेके आएंगे, आवर में। तो पावर को कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट में और टाइम को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एनर्जी कंज्यूम। तो किलो वॉट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, किलो वॉट आवर होता है। सेकेंड थिंग क्या, हमने अभी कहा कि हम लोग बिलिंग करते हैं, है ना, हम लोग अभी कहा हम लोग बिलिंग करते हैं। तो कैसी बिलिंग करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि ये डिसाइड कर देती है कि अगर आप 1 किलो वॉट एनर्जी यूज़ करते हैं तो आपको 5 रुपये या 10 रुपये देने पड़ते हैं। तो 1 किलो वॉट को ही गवर्नमेंट क्या बोलती है, 1 यूनिट। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अगर हमको ये दिया हुआ है कि 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है ना, 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ वो है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द फॉर्मूला पावर इनटू टाइम।
पावर जितना भी दिया रहेगा उसको पावर को एड अप करके किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग द 1000 एंड टाइम को क्या कर देंगे आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे एक एनर्जी कंज्यूम आ जाएगा। वो किस में हो जाएगा मान फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ 10 किलो वाट आर 10 किलो वाट आर आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा 1 यूनिट क्योंकि हम जानते हैं 1 किलो वाट का 1 यूनिट तो 10 किलो वाट आर इज इक्वल टू 10 यूनिट। और गवर्नमेंट जो हमको निकालना होगा रुपीज़ हमको निकालना होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1 यूनिट का 5 रुपीज़ तो हम निकाल देंगे 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। तो ये तो बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल सा मेथड है सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे और हाँ आप लोग भी लगाते रहिएगा मैं एक ही दो लगा पाऊंगा बाकी आप लगाते रहिए। इससे कोई नहीं डाउट है तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये सारी बातें हो गई कॉम्प्लेक्स यूनिट के बारे में। मैंने इसको था तेज़ी से क्यों पढ़ाया जहाँ शॉर्ट में क्यों निपटाया क्योंकि क्लास 9th में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं और मैंने कहा पे था कि क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे हैं और 10th में सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ेगी वो है कॉस्ट निकालना। 10th में 9th में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे एनर्जी कंज्यूम निकालना पर 10th में क्या है वो कॉस्ट प्राइस निकालना। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग यहाँ क्वेश्चन अराइज करता है कि 1 किलो वाट में कितने 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी जूल हमारे पास एनर्जी होती है ना। तो हम जानते हैं क्या 1 किलो वाट आर इट मीन्स वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो वाट एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर 1 आवर है ना। 1 किलो वाट को 1 आवर में कन्वर्ट कर 1 किलो वाट उसको यूज कर रहे हैं। हम 1 किलो वाट को क्या ले सकते हैं 1000 वाट फॉर 1 आवर है ना। और इसको और क्या ले सकते हैं कि 1000 वाट फॉर 60 इंटू 60 सेकेंड है ना। इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। और वॉट को क्या लिख सकते हैं वॉट को हमने अभी हमने बताया था वॉट को हम क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड है ना। तो 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 3600 सेकेंड। यहाँ से सेकेंड कैंसिल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 3600 इसका और 3 जीरो यहाँ से यानी कि 5 जीरो हो गया जूल यानी 1 किलो वाट आर इक्वल टू 3650 जूल। और सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है कि 1 किलो वाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर समझ में आ गया वेरी गुड अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा तो इत्मीनान से धीरे धीरे करके देखिए स्लो डाउन करके समझ में आ जाएगा है ना। मगर ऐसा नहीं समझ में नहीं आया होगा तो क्लास 9th में इसको पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें हो गई कमर्शियल यूनिट की। इसके न्यूमेरिकल्स आप लगाते रहिए ठीक है 2 न्यूमेरिकल्स हम भी लगा देंगे। नाउ मूविंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर which is known as heating effect of electric current। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि why we use alloy instead of pure metal for making any device। लाइव क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग क्यों अलॉय का यूज़ करते हैं क्यों नहीं प्योर मेटल का यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए। तो वही हीटिंग डिवाइस का बात यहाँ पे भी आता है कि करंट और हीटिंग डिवाइस में या हीटिंग इफेक्ट कैसा क्या क्या होता है या कैसे पे डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वन थिंग मोर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जैसे कि हीट हम जानते हैं जूल्स में होगा क्योंकि हीट क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी है ठीक है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो किस में होगा जूल्स में होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको नोट कर लीजिएगा क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही बोलते हैं किसको पावर हीटिंग इफेक्ट को। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी डिवाइस वर्क करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है ना जितना वो वर्क करेगा उतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। जब करंट भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जितना वो वर्क करेगा उतना ही वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से निकालते कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एकदम फर्स्ट टॉपिक पे पोटेंशियल डिफरेंस में वो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वहाँ से वर्क निकालेंगे तो वर्क टू क्या आ जाएगा
पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और आई का क्या पढ़ चुके हैं, चार्ज इनटू चार्ज अपॉन टाइम, एंड चार्ज का क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ से ओम्स लॉ से क्या पढ़ चुके हैं, V का क्या हो जाता है, I इंटू आर। एक ये पढ़ चुके हैं, एक ये पढ़ाई कर चुके हैं पहले भी, ओम्स लॉ से V इंटू आई इंटू आर एंड Q का I इंटू टी। इन दोनों वैल्यूज को, जो Q की वैल्यू है और जो V की वैल्यू है, क्या कर देंगे, इस वाले इक्वेशन पे पुटअप कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, I इंटू आर, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू टी, है ना। वैल्यू पुटअप किया, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू आई इंटू आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और अभी हमने बताया कि जितना कोई भी वर्क करेगा उतना ही एनर्जी वो कंज्यूम करेगा और उतना ही क्या करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो हीट भी क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वी कैन राइट हीट, इट मीन्स एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ये हमको क्या निकल गया, हीट का फॉर्मूला। यानी किसी भी डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है, टाइम फ्लो कर रहा है, कितना टाइम तक वो फ्लो कर रहा है, वो हमारा क्या शो करेगा, हीट की वैल्यू। तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या कहा, इसको कैलकुलेट करने के बाद जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जूस लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस बाय एनी डिवाइस, ठीक है, द हीट प्रोड्यूस बाय एनी डिवाइस इज, the heat produced by any device is directly proportional to the square of current, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट इज यूज्ड। According to Joule's law of heating, the heat produced by any device is directly proportional to the square of current, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इट इज कंज्यूम। यानी कि कोई भी डिवाइस में कितना हीट प्रोड्यूस करता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ करंट है, जो हमारा करंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके स्क्वायर पे, वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हीट की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस की भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स व्हाट, कि सिमिलरली, कि अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हीट की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर टाइम, कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम इंक्रीज करेंगे तो हीट की वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10 रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, अलॉय वाले क्वेश्चन में, कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट अपोज होगा, करंट अपोज होगा तो हीट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पे हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगा। और ये पे यहाँ पे क्या है, एक सिंपल रिलेशन है, सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम की बात भी करते हैं तो ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि बल्ब है या इमर्शन रॉड है, उसको जितना टाइम तक हम उसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो हीट करेगा, कम टाइम तक यूज़ करेंगे तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, सिंपल रिलेशन है हीट और टाइम के बीच में। और टॉकिंग अगर करंट की बात कर लेते हैं तो करंट और हाइट में क्या है, हमारा स्क्वायर का रिलेशन है। यानी कि करंट के वैल्यू को हम डबल करते हैं, ठीक है, करंट के वैल्यू को हम डबल करते हैं, हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा स्क्वायर है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वायर है। सिमिलरली अगर हम करंट के वैल्यू को हाफ करते हैं, 1/2 करते हैं, तो हमारा हीट की वैल्यू क्या जाएगी, 1/4 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। मैंने कई बार भी कहा है, लेकिन ये रिलेशन की बात कर लेते हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो सिंपली आप क्या किया कीजिए, इन दोनों आई के वैल्यू का वन रख दीजिए। तो अगर यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 2, अब मैंने डबल कहा है तो यहाँ डबल कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ डबल करते हैं तो क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। अब मैं हाफ कहा है तो यहाँ पे हाफ कर दीजिए, तो स्क्वायर पहले से तो स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू जूस लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एनी डिवाइस is directly proportional to the amount square of current and directly proportional to the resistance and directly proportional to the
ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, करंट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसका बेसिकली यूज़ बहुत सारा हो सकता है। पहला यूज़ तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके थे, इमर्शन रॉड हो गया, ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर करंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर डिवाइस वह हीट करेगा तो हमारा वर्क डाउन करेगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्या है, हमारा बल्ब। हमारा बल्ब क्या होता है, जैसे हमारा बल्ब है, यहाँ हमारा वायर होता है और ये बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। इसमें कौन सा वायर, बल्ब के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्यों बोलते हैं, तो फिलामेंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस होने के बाद जब इसको हीट मिलता है तो फिलामेंट ग्लो करता है ना। और डिवाइसेस क्या होते हैं, हीट होने के बाद वो हीट होते हैं, जैसे आयरन वगैरह हीट होता है, ग्लो नहीं करता। और फिलामेंट क्या करता है कि हीट उसको मिलने के बाद वो ग्लो करता है। क्वेश्चन यहाँ अराइज करता है कि हमारे बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट हम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, टंगस्टन। टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने से और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो हीट भी होता है और जल्दी वो मेल्ट नहीं करता। मेल्ट नहीं करेगा तो हमारे पास वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से क्या पूछता है कि इस बल्ब के अंदर मान लो कोई जगह पे हीट हो रहा है, तो अब वहाँ पे हो सकता है कि वो जल जाए। जलने वाले की ग्लो 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 होना और बर्न करना अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बर्न क्यों नहीं करता, बर्न क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। हम ऑक्सीजन भरेंगे तो क्या जाएगा, वो बर्न कर जाएगा। इसके अंदर हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस फिलअप करते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा क्यों करता है कि ऑर्गन क्यों, ऑर्गन हमारा क्या है जिसका ऑक्टेट पहले से फिलअप होता है, जिसका नोबल गैस होता है। तो ये हमारी क्या है, अनरिएक्टिव गैस है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, फिलअप है, नोबल गैस है। तो हम क्यों ऑर्गन या कुछ और गैस भरते हैं, तो इट इज अनरिएक्टिव गैस, डज नॉट कॉज द बर्न ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको सर्च आउट कीजिएगा, मैं नोट्स में हो सकता मैं दिया हूँ, देखिएगा नोट्स में होगा। और हीटिंग इफेक्ट का हम क्या यूज कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट हम और यूज कर सकते हैं हमारे फ्यूज वायर, है ना। जैसे कि हमारी घर की वायरिंग जा रही है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर लगा दें। तो फ्यूज वायर हम क्या करते हैं, अच्छा फ्यूज वायर लगाते हैं, बहुत थिक वायर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम जो फ्यूज वायर लगाते हैं बहुत थिक नहीं लगाएंगे, बहुत थिक लगा देंगे, एरिया को जब इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत थिक कर देंगे एरिया को, जब इंक्रीज कर देंगे रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा तो हमारा इसमें क्या है, करंट को वो कभी वो जल्दी हीट नहीं करेगा, है ना। ऑब्वियस बात है, एरिया और रेजिस्टेंस में क्या इनवर्स रिलेशन है। तो हम बहुत ही थिन पतला सा वायर लगाते हैं कि थिन वायर लगाएंगे, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका एक करंट को पास करने का, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ ना, यहाँ से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, और हमारे जो रूम है, रूम के बाहर जो फ्यूज वायर लगा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट है 8 एम्पियर, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, 8 एम्पियर। ये हमारा मेन सप्लाई लाइन आ रहा है 10 एम्पियर का, और जो ये जो वायर है, ये जो वायर है वो 8 एम्पियर करंट को पास करा सकता है। तो ठीक है भाई, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, 10 का यहाँ 10 का आ रहा है, 8 का रिक्वायरमेंट, 8 पास कर सकता है, 10 ही कर देते हैं। ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ठीक है। 10 एम्पियर करंट आ रहा है। फ्यूज वायर जो मैक्सिमम फ्यूज जो वायर है फ्यूज वायर के अंदर, तो मैक्सिमम करंट को ये पास आउट कर सकता है वो 10 एम्पियर का मैक्सिमम करंट, इसके बाद वो नहीं कर सकता। और इस रूम के अंदर जहाँ लगा हुआ फ्यूज, उसमें भी 10 एम्पियर के करंट की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए उस फ्यूज में, उस कमरे के अंदर अगर हम लगा देते हैं एसी या कोई इलेक्ट्रिक ओवन जो बहुत ही करंट को कंज्यूम करता है, तो जैसे ही हम उसको यहाँ से लगाएंगे तो अब यहाँ हो गया, करंट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर गई, करंट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाएगी। अब ये जैसे ही 10 से 11 भी हुआ, है ना, 10 से 11 हुआ, ये वार इतना होता है कि ये करंट को 11-20 या तक खींच सकता है और ये भी पास आउट कर सकता है। मगर ये जो वायर हमने बीच में लगाया हुआ है फ्यूज वायर, वो क्या हुआ है, 10 एम्पियर के ऊपर एक अमाउंट भी करंट को पास नहीं कर सकता। तो जैसे ही यहाँ पे 11 की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 11 की रिक्वायरमेंट होगी, तुरंत यहाँ से वो करंट को क्या करेगा, वहां से खींचे, करंट को वहां से पुल आउट करेगा। जैसे वो पुल आउट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, करंट जैसे ही यहाँ पे 11 पहुंचेगा तो वायर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, और जैसे ही वो यहाँ पे हीट होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, और मेल्ट कर जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ही वो ब्रेक कर जाएगा तो हमारा जो डिवाइस है यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमारे जो घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह होने वाला है वो नहीं होगा, है ना।
तो कभी भी हमारे फ्यूज़ वायर में हम जो वायर लगाते हैं वो कोशिश करते हैं क्या, हमेशा थिन लगाएँ ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर बहुत ही थिक लगा देते हैं, बहुत ही मोटा-सा लगा देंगे या ऐसा लगा देंगे, तो करंट को वो इज़िली पास कर रहा है कि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट भी हो गया या कोई और डेंजरस जो चीज़ डिज़ास्टर भी वगैरह भी हो गया, तो फ्यूज़ वायर मेल्ट नहीं करेगा, वो मेल्ट नहीं करेगा, वो करंट को पास करता रहेगा। उससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूज़ जो है कोई वर्क नहीं रहेगा। तो फ्यूज़ वायर क्या है, एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है ना, तो सेफ्टी करता है। किसी घर में करंट लग गया तो तुरंत फ्यूज़ वायर मेल्ट कर गया। आजकल हम लगाते क्या है, एमसीबी लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो तुरंत सर्किट को हल्का सा कहीं से ब्रेक कर देता है, तो हमारा हाउस क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। ये सब सारी बातें थी हमारे लास्ट टॉपिक में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, और ये टॉपिक थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। ठीक है, थ्योरेटिकली सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर और हीटिंग डिवाइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, जूस लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले में क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो अब क्या केवल बच गया है न्यूमेरिकल्स, तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, केवल न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास 10।